नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय बजट के बाद राज्य के बजट की तैयारियों को तेज कर दिया है और इस बजट में केंद्र सरकार की नीतियों की झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस रहेगा। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ये बजट जन कल्याण की अवधारणा पर आधारित होगा और सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखते हुए ये बजट कई मायनों में खास होगा। 31 जनवरी को कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया गया ताकि राज्य हित के महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पूर्व विधायक कुमार प्रणब सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस विवाद में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने दोनों नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समर्थकों को सही दिशा में रखें और उन्हें उचित मार्गदर्शन दे। उन्होंने कहा है कि हर जनप्रतिनिधियों को अपने समर्थकों को नियंत्रित करने की काबिलियत रखनी चाहिए ताकि कोई अनावश्यक विवाद न खड़ा हो सके। भट्ट ने यह भी कहा है कि अगर पुलिस इस मामले में समय पर हस्तक्षेप नहीं करती तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ते। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है और किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है जो राज्य की संस्कृति और कानून के खिलाफ काम करते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुशासन की उम्मीद रखती है और किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कहीं ना कहीं खान और उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए एक खास पहल की है। राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलों से जुड़ी कोर कमेटी, वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल की सुविधा शुरू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है ताकि लोग कार का इस्तेमाल कम करें और साइकिल से यात्रा करें। ये पहल लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। साइकिल की सुविधा से दर्शक और वॉलंटियर्स खेल परिसर के कई स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे और इससे ट्रैफिक और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और इस कदम से उत्तराखंड सरकार का पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार खेलों को सुचारू रूप से आयोजित करने में सभी बेहतरीन सुविधाएं भी प्रदान करने की कोशिश कर रही है और इस पहल से न केवल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बेहतर होगा बल्कि उत्तराखंड को पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्य खेल आयोजनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब रुद्रपुर की करते हैं। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स के 5वें दिन वॉलीबॉल के फाइनल मैच ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है। जी हां, महिला वर्ग में केरल और तमिलनाडु के बीच हुआ मुकाबला बेहद कड़ा था। आपको जानकारी दे दें कि पहले सेट में केरल ने तमिलनाडु को 25-19 से हराया, लेकिन
तमिलनाडु ने शानदार वापसी करते हुए अगले 2 सेट 25 से 22 और 25-22 से जीतकर 2-1 की बढ़त बना ली है। हालांकि केरल ने हार मानने का नाम नहीं लिया और चौथे सेट में तमिलनाडु को 25-14 से हराकर मुकाबला 2-2 से बराबरी पर ला दिया। निर्णायक सेट में केरल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु पर दबाव बनाते हुए सेट 15 से 7 जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आयोजन सचिव डॉक्टर DK सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक नया प्रदेश इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम हुआ है, जिसको आयोजित करने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वो पीछे रह गए। और मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा एक प्रयास ये किया है, जिसमें निश्चित रूप से ये सफल रहेंगे। साथ ही माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि इसका जो फ़ायदा मिलने वाला है वो हमारे युवा जो पहाड़ से आते हैं या समतल से हैं या उनको मौका नहीं मिला है, आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस प्रदेश के हमारे युवा राष्ट्र का नेतृत्व, राष्ट्र की टीम में प्रतिभाग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस उधम सिंह नगर पर्टिकुलर की एक बात कहना चाहूँ, हमारे ज़िले की, जहाँ रुद्रपुर में ये वॉलीबॉल का इवेंट हो रहा है, यहाँ से वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलने के पूरे चांसेज है, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ हैं। दूसरा कहूँगा कि जो मौका आज तक हमारे इस प्रदेश को नहीं मिला कभी, और वो एक मौका अगर हमें दिया गया है, हमारे बच्चों को दिया गया है, हमारे आने वाले युवा खिलाड़ियों को दिया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमारे यहाँ के आने वाले युवाओं को मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। यहाँ समय समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, जो जान माल के नुकसान का कारण बन सकता है। और इस समस्या से बचने के लिए विशेषज्ञ लगातार काम कर रहे हैं, ताकि समय रहते हुए भूकंप की चेतावनी मिल सके और लोग अपनी सुरक्षा कर सके। 5 फरवरी को उत्तराखंड के सचिवालय में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की एक अहम बैठक होने जा रही है और जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव राधा रतूड़ी करेंगी। इस बैठक में भूकंप से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, ताकि राज्य में भूकंप और आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के उपाय पर काम किया जा सके। इसके अलावा प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी नागरिकों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने मोबाइल में भूदेव नामक ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ये ऐप खास तौर पर भूकंप की चेतावनी देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि लोग भूकंप आने से पहले ही सतर्क हो जाए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। भूदेव ऐप भूकंप की जानकारी कुछ ही सेकंड पहले प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि इस ऐप को काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहिए। इस ऐप का डेटा सिर्फ भूकंप की चेतावनी के दौरान ही इस्तेमाल होता है, ताकि भूकंप के समय आपको तुरंत सूचित किया जा सके। इस ऐप के जरिए भूकंप के दौरान लोगों को जल्द से जल्द सूचना मिल सकती है और जिससे वो अपनी जान बचा सकते हैं और जान बचाने के लिए तुरंत कोई अहम कदम उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है आपदा की दृष्टि से, विशेषकर भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। लगातार कई भूकंप आए हैं उत्तरकाशी में। इसके अलावा राज्य में भी कई जगह भूकंप आ रहे हैं। हम इसमें विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। मेरी ओर से बात चल रही है उनसे कि इसमें इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से इससे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और इसे किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में सुझाव मांगा गया है। बस सुझाव आने दीजिए, फिर हम बता पाएंगे आपके साथ, आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको। वैसे हम लोग
मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। तो जो हमारा भूदेव ऐप है उसके माध्यम से हम चेतावनी प्रणाली तंत्र विकसित किए हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है। उसमें भूदेव ऐप होता है। भूदेव ऐप के माध्यम से जिसके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसका 35वां संस्करण देहरादून के पुलिस लाइन में बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू हुआ है। इस मौके पर पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिसकर्मी और पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। आपको जानकारी दे दें कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जो पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौकों से होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचेगी। रैली में एसएसपी देहरादून ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है और रैली का मार्ग आराधर चौक, सर्वे चौक, घंटा घर, दर्शन लाल चौक, बुद्ध चौक और रेस कोर्स चौक से होते हुए पुलिस लाइन वापस पहुंचेगा। इसके अलावा सड़कों पर होने वाली अव्यवस्थाओं और शोर को कम करने के लिए मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट किया गया है। ये कदम सड़क सुरक्षा और सड़कों पर शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि सड़क सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग, यातायात के नियमों का पालन और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के बारे में जागरूक करना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की करते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेट हाउस में एक गंभीर घटना सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि 3 महिला पीएचडी स्कॉलर्स के लिए गेस्ट हाउस में कमरे बुक किए थे और 3 जनवरी को जब वो वॉशरूम में नहा रही थी तो एक पीएचडी स्कॉलर ने देखा कि वेंटिलेशन खिड़की से कोई मोबाइल में वीडियो बना रहा था और शोर मचाने पर एक व्यक्ति गेस्ट हाउस से भागते हुए भी दिखा। आपको जानकारी दे दें कि पीड़िता ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी से मोबाइल के बारे में पूछा तो पता चला कि आरोपी का नाम गुरुदत्त था। बाद में जब मोबाइल चेक किया गया तो उसमें पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो पाए गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मोबाइल फॉर्मेट करवा दिया। आपको जानकारी दे दें कि कुछ दिनों बाद ही पीड़िता ने देहरादून पुलिस से संपर्क किया और मामले में कार्रवाई की मांग की। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये संज्ञान में आया कुछ समय पूर्व की ये घटना है। ये गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुके थे तो एक छात्रा का किसी ने जो नाबालिग श्रेणी में आता है उसने वीडियो उसका बना दिया था। तो ये उस समय उनका गेस्ट हाउस छोड़ के वो उनको जाना था तो चले गए थे। तो जल्दबाजी में एफआईआर नहीं कर पाए थे शायद, ऐसा संज्ञान में आया है। और अभी उन्होंने देहरादून में एफआईआर करी तो वो हमें प्राप्त हो गई है और इस मामले की जांच करी जाएगी। और इस साल की चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को होने जा रहा है। चारधाम यात्रा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है, जो उत्तराखंड राज्य के 4 प्रमुख मंदिरों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक जाती है। इन मंदिरों के कपाट खोलने की तारीखों का हर साल धार्मिक परंपराओं और पंचांग के अनुसार तय की जाती है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार यात्रा का आगाज अक्षय तृतीया के दिन होता है और जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं, इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को होगी, जिस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगामी 4 मई को प्रातः 6 बजे भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। और इसके अलावा 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर के राजमहल से सुहागन महिलाओं द्वारा पीला वस्त्र पहनाकर तिलों का तेल पिरोने की प्रक्रिया भी होगी, जो भगवान बद्री विशाल के अभिषेक और अखंड ज्योति के लिए की जाएगी। आपको जानकारी दे दें, वसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा
मनु जयेंद्र शाह की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर राजपुरोहितों आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने ये तिथियां घोषित की है और इस मौके पर टिहरी नरेश मनुजेंद्र शाह ने श्रद्धालुओं के मंगलमय यात्रा की कामना की है और भगवान बद्री विशाल से शांति और प्रार्थना की समारोह में और आपको जानकारी दे दें कि समारोह में कई प्रमुख व्यक्ति भी इस दौरान मौजूद थे, जिनमें महाराजा की पुत्री क्षत्रिजा अरोड़ा और साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ और इसके साथ नंबुंद्री टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और अन्य कई धार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। ये परंपरा बनी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन राज दरबार में जो हमारी टिहरी रियासत के राजा हैं वो अपनी सिरमुख से बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की घोषणा करते हैं। तो आज पंचांग गणना के अनुसार महाराजा साहब की जन्म कुंडली के आधार पर जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 प्रातः 6 बजे कपाट खोले जाएंगे। उस दिन रवि कुक्ष योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो ये सबसे सुंदर और उत्तम मुहूर्त निकला है, इसलिए इस मुहूर्त का महाराज साहब ने चयन किया है और इसकी घोषणा की है। ये जो मुहूर्त है ये सभी यात्रियों के लिए सुखप्रद रहेगा और अच्छी यात्रा चलेगी। और उसके बाद में हमारे यहाँ गाड उत्सव होता है जो भगवान के नित्य प्रतिदिन अभिषेक में तेल पूजा में लिया जाता है, जिस तेल के द्वारा नित्य भगवान का पहले श्री विग्रह पर लेपन किया जाता है। हाथ की बोल बद्री विशाल भगवान की जय। आज जो बसंत पंचमी के पावन पर्व जो होता है इसी पर्व के आधार के दिन जो है भगवान बद्री विशाल भगवान के कपाट कौन सी तिथि को सुलभ होगा, कौन सी तिथि को जो शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाएगा वो तिथि आज घोषित होती है। आज जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे। उससे पूर्व जो पूजाएँ परंपराएँ हैं जिसमें तेल कलश और गाड़ू घड़ा है वो 22 अप्रैल को टिहरी दरबार से निकल के और 6 तारीख को 4 मई को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी समाज के द्वारा उसको लेके प्रवेश किया जाएगा। हर्ष हो रहा है कि इस साल 2025 में श्री बद्रीनाथ के कपाट यानी द्वार 4 तारीख मई 6 बजे प्रातः खुलने जा रहे हैं। सारे समस्त देशवासियों को या श्रद्धालुओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो यात्रा होगी वो सुखद और शांतिपूर्व होगी। और उत्तराखंड में महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए देहरादून पुलिस ने पिंक बूथ स्थापित किए हैं ताकि महिलाएं आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। एसएसपी देहरादून अजय सिंह के अनुसार कई महिलाएं थाना या चौकी जाने में डर महसूस करती हैं और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। पिंक बूथ महिलाओं को एक सुरक्षित और सहायक माहौल प्रदान करेंगे जहां वो बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं पुलिस तक पहुंचा सकती है और पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है। ये कदम महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तो महिला सुरक्षा धामी सरकार की प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून में पिंक बूथ जो है वो स्थापित किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि महिलाओं के लिए काफी मददगारी साबित होगा ये पिंक बूथ। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पहल से महिलाओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। देहरादून में पिंक बूथ लॉन्च किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की जो प्राथमिकता है वो इससे देखने को मिलती है। आपको जानकारी दे दें कि महिलाओं की मदद के लिए ये नया कदम उठाया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन का और शासन का ये काफ़ी अच्छी पहल है कि देहरादून में पिंक बूथ का ये पिंक बूथ जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास कदम उठाया गया है और इसके तहत महिलाओं के लिए पिंक बूथ का स्थापना किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग पोर्टल लॉन्च किया गया, अलग अलग ऐप लॉन्च किए गए प्रदेश सरकार की तरफ से, चाहे वो गौरा ऐप हो या फिर कोई अन्य ऐप। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के कदम प्रदेश की सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। और वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम स्नान के लिए पहुंचे और फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया और अब तक 13 में से 10 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं। लोग नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगा रहे हैं। 20 से ज्यादा देशों के लोग भी इस अमृत स्नान को देखने के लिए और अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए हैं। जी हां, पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है साधु संतों पर और श्रद्धालुओं पर। संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। प्रयागराज जंक्शन से 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग संगम पहुंच रहे हैं और भीड़ को देखते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये मान्यता है कि अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो लेटे हुए हनुमान मंदिर जाने की जो परंपरा है वो है। लेकिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ और ऐसे में महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। लेकिन लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए, व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंदिर को बंद कर दिया गया है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे हैं, यानी कि आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर ऑपरेशन 11 चलाया गया है और ऑपरेशन 11 के तहत रास्ते को वन वे किया गया है। पुलिसकर्मी सायरन बजाकर भीड़ को हटा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि महाकुंभ मेले में 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं और भीड़ संभालने के लिए 100 से ज्यादा नए आईपीएस को भी उतारा गया है मैदान में, यानी कि संगम नगरी में, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। क्राउड मैनेजमेंट के लिए आईपीएस को भी उतारा गया है। लेकिन इसी बीच श्रद्धालुओं की क्या प्रतिक्रिया है, श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने के बाद कैसा महसूस करते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा लगा और यहाँ का व्यवस्थापन भी बहुत अच्छा है और यहाँ का पुलिस प्रशासन से भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा क्या हो रहा है कि पुलिस प्रशासन आप लोग को वे कैसा जाना, कहाँ पर कैसे जाए और कैसे आप लोग को आकर नहाना है, ये सब आप लोग पुलिस प्रशासन आप लोग को बता देगा और आप लोग भी आइए। वो एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे आके इतनी स्पिरिचुअलिटी मिली तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। और यहाँ पर आके जैसे ही स्नान किया तो अलग ही एक मन को शांति मिली और यहाँ पर आके सारी चीजें अच्छी हैं, सारी चीजें अच्छे से हैं, सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो रही हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, साधु संतों के साथ स्नान करने में मजा आया हमको और यहाँ की जो किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी की गई है। हर तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर खुश हैं, चाहे वो व्यवस्था को लेकर हो या फिर प्रशासन के बिहेवियर को लेकर हो, हर कोई यहाँ पर खुश नजर आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से साधु संत भी साधुवाद करते नजर आए, प्रशासन का, शासन का, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं महाकुंभ से, जहां पर महाकुंभ में साधु संतों की यह भीड़ देख रहे हैं और हर हर महादेव के जय घोष के साथ साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल 13 अखाड़ों में से 10 अखाड़ों के साधु संत अभी तक स्नान कर चुके हैं, 3 अखाड़े के साधु संत अभी बाकी है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।